How do you see Jyoti Boshu and as a leader or as a communist, what is your take on him? Great leader. I have I had the opportunity to work with him in the Central Committee since '82 when Prakash, Sitaram and others joined. He was having more capacity than many of us. So his device is a big loss for the moment. কাশ্মীরে একমাত্র সিট কুলগাঁও যেখানে সিপিআইএম তারা জিতছে এবং 1996 থেকে টানা জিতছেন ইউসুফ তারিগামি এবং 10 বছর পরে কাশ্মীরে আবার ইলেকশন হচ্ছে। লাস্ট ইলেকশন হচ্ছিল 2014-তে, তখনও জিতেছিলেন এখানকার এমএলএ ছিলেন ইউসুফ তারিগামি। 2019-এ যখন এই বিধানসভাটা ভেঙে দেওয়া হয়, যখন এই যে গভর্নমেন্ট ছিল সেটাকে ফেলে দেওয়া হয়, তারপর থেকে সিটিং এমএলএ ছিলেন তখন ইউসুফ তারিগামি এবং তারপর আজকে এসে ভোট হচ্ছে আবার এবং আবারও এখানে প্রার্থী হচ্ছেন ইউসুফ তারিগামি। আমরা এখানে তার র্যালি কভার করব, আমরা এখানে বিভিন্ন মানুষজনের সাথে কথা বলবো এবং তার সাথে আমরা কথা বলে নেবো ইউসুফ তারিগামির সাথে। তিনি কি ভাবছেন, তিনি কি বলছেন, তার এখানে কাশ্মীরের কি পয়েন্ট তিনি লড়ছেন এবং কাশ্মীরে বা কুলগাঁওয়ে सीपीआईएम এর ভবিষ্যৎ কি, সবটা নিয়ে তার সঙ্গে আমরা আলোচনায় আসব। आर्टिकल 370 रद्द करने के बाद ये पहला इलेक्शन है। इससे पहले 10 साल हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी आप लोगों का मुद्दा क्या है? आप जो लड़ रहे हैं इस इलेक्शन में, आपका मुद्दा क्या? आप आर्टिकल 370 रद्द करने को सपोर्ट में हैं या फिर उसके अगेंस्ट? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, ज़रूरी बताना है कि लास्ट असेंबली चुनाव हुए थे 2014 में और 2018 तक असेंबली रही, उसके बाद उसको भंग किया गया। तब से लेकर आज तक असेंबली नहीं रही। ये द ओनली रीजन इन द कंट्री जहाँ इतनी देर तक असेंबली नहीं। तो बहरहाल ये अभी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन और इसके साथ ही जो अब इनके लिए और कोई ऑप्शन बचा नहीं है रूलिंग पार्टी के पास कि उसको ज़्यादा टाल सके। लग रहा था कि इरादा नहीं है उनका चुनाव कराने का, लेकिन उनके बस की बात नहीं थी अब इसको मज़ीद टालना। तो इलेक्शन के लिए सरकार की रजामंदी और फिर इलेक्शन कमीशन ने प्रोसेस शुरू किया जो जारी है अब। तो चैलेंजेस क्या है हमारे सामने? ये सवाल नहीं है एक कॉन्स्टिट्यूंसी का, सवाल पूरे इस खत्े का, जम्मू कश्मीर, इवन लद्दाख। आर्टिकल 370 35A ये जस्ट इट इज़ नॉट एन असॉल्ट। ये सिर्फ असॉल्ट नहीं है जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर। मुझे याद है कि जब सितंबर 2019 सीताराम याचूरी जनरल सेक्रेटरी जो ना रहे, अफसोसनाक हैं, और उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में हैबस कॉर्पस पेश किया गया और बाद में उन्होंने ये भी पिटिशन दायर की कि उनको इलाज के लिए यहाँ लाया जाए। तो मुझे मौका मिला इलाज के लिए जाने का और एक साथ मिलकर हमने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन आफ्टर 5 अगस्त 2019, एक कश्मीरी और फिर एक नेशनल लीडर। तो उसमें मैंने कहा ज़ोर देकर कहा कि ये असॉल्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिमिट्स तक मत सोचिएगा। ये असॉल्ट शुरू हुआ है कश्मीर से, खदशा है मेरा, कंसर्न है हमारा, ये आगे बढ़ेगा। आज हम निशाने पर हैं, कल और जो राइट्स हैं हमारे मुल्क के लोगों के उन पर भी आँच आएगी, उन्हें भी धक्का लग जाएगा। तो इसलिए हमारी अपील है कि कश्मीर को इन आइसोलेशन नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसको वाइडर डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी पर, डेमोक्रेटिक राइट्स पर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर हमला जो हुआ, ये पूरे जमहूरी निज़ाम को, जमहूरियत पर एक असॉल्ट है। ये हमने उस वक्त भी कहा। कहने का ये मतलब है व्हाट इज़ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो 370, हाउ डिड इट इमर्ज?
बहुत सारे लोग अभी जानते नहीं हैं। गलतफहमी उन्होंने बड़ी हद तक संघ परिवार ने पैदा की है, हर सतह पर गलत प्रोपेगेंडा किया है। ये एक याद कर लीजिए 1947 में जब मुल्क आज़ादी के बाद तकसीम हुआ तो उस वक़्त ये रूलर्स को चॉइस दी गई थी, क्या या वो उधर जाए या वो इधर जाए या इंडिपेंडेंस के बारे में सोचे। लेकिन उस वक़्त मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद महाराजा तो 26 अक्टूबर तक उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत नहीं किए। और जहाँ तक यहाँ के लोगों का ताल्लुक़ है, यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप का ताल्लुक़ है, जिन्होंने क्विट कश्मीर मूवमेंट के नाम से बड़ी तहरीक लड़ी थी जिसमें शेख साहब थे और भी लोग थे, तो ये एक नेगोशिएशंस हुए। इट वाज अ नेगोशिएटेड रिलेशनशिप, लीडरशिप ऑफ इंडिया, लीडरशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपस में। और चूँकि पाकिस्तान की क्लेम थी, पाकिस्तान और हमारा रूरल ने ये जो एक एग्रीमेंट किया था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ, उसी कंटेक्स्ट में यहाँ उन्होंने ट्राइबल्स भेजे बारामुल्ला तक। तो कश्मीर की लीडरशिप और मुल्क की लीडरशिप ने ये जो हमारे पटेल साहब हैं होम मिनिस्टर, उनके घर पर नेगोशिएट हुए जो टर्म्स ऑफ एक्सेशन। नेहरू जी नहीं थे बल्कि उनके घर पर, जिसको आज पेश किया जाता है। तो एक सेटलमेंट हुआ। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हो रही थी, तो वहाँ कैबिनेट की तरफ से जो प्रपोज़ल आया उसमें डिसेंटिंग नोट किसी का नहीं। ये लोग कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बहुत उनका नाम है, नो डाउट। ये बड़े तरीके से अपने तरीके से इसको पेश करते हैं बीजेपी वाले या आरएसएस वाले, लेकिन उन्होंने भी कोई डिसेंटिंग नोट नहीं दिया। तो दिस वाज अ यूनानिमस व्यू ऑफ माय पॉइंट इज दिस। और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हुई और बहस के बाद इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। अब ये लोग कहते हैं टेम्परेरी है। ये तो हो गया हिस्ट्री। मैं पूछ रही कि उसके बाद अभी उसका क्या मतलब, बीजेपी बोल रही है कि 370 हटाने के बाद कश्मीर में डेवलपमेंट आएगा, बाहर के लोग यहाँ पर आ पाएंगे, 35A जाने के बाद बाहर के लोग यहाँ पर ज़मीन खरीद पाएंगे, तो कश्मीरियों को उससे फ़ायदा होगा। तो वो कैसे होगा? सिंपल क्वेश्चन है मेरा। अभी ये 5 अगस्त 2019 को हुआ, कितने साल हो गए? एक ही हमारी रिक्वेस्ट है, ये जो ऑर्डर है, अब मुझे बताइए क्या इसमें आज तक कितनी डेवलपमेंट हुई, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई? अभी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस के बारे में कहा और 11 सवाल पूछे। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप अपना रिपोर्ट कार्ड तो बताइए ना, आपने इतने साल किया क्या? वो तो इंटीग्रेशन के नाम पर हुआ। ये उससे पहले वाला जो नक्शा है इंटीग्रेट नहीं था। अब क्या किया आपने और कैसे आप मेजरिंग यार्ड है इंटीग्रेशन की, ये हमें बताइए। सिर्फ लाठी चलाने से, दबाने से, चुप कराने का नाम इंटीग्रेशन नहीं है। और डेवलपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो अभी आपने कहा कि आप कोई ज़मीन खरीद सकता है वगैरह, अब मुझे बताइए यहाँ ज़मीन खरीदने का यहाँ का ही क्यों इशू बनाया है? आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, वहाँ भी प्रोटेक्शन है लैंड राइट्स की। ये शिमला में है प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स। और अगर आप जाएंगे हिस्ट्री में, ये इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ 370 35A, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो महाराजा हरी सिंह थे 1927 में उन्होंने ऑर्डर निकाला, क्योंकि वहाँ एजिटेशन उस वक्त हुई। एक तो राजपूतों की, दूसरी पंडितों की, वो पढ़े लिखे थे। 2 मुद्दे थे, बाहर वाला पंजाब से कोई ज़मीन खरीदने के लिए, हम गरीब लोग हैं तो यहाँ ज़मीन ही है। सेकंडली हमारा जॉब कम है, तो बाहर के उन रियासतों से ना आ जाए, जॉब रहना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ये ऑर्डर निकाला था 1927 में जो हमारे रूलर थे महाराजा हरी सिंह। आज महाराजा हरी सिंह को सेलिब्रेट भी करते हैं ये लोग।
اور اس وقت اعتراض کیوں نہیں کیا تب سے لے کر؟ اور یہ نام کیوں نہیں لیتے ہیں کہ ہم نے نہ صرف 370 ہٹا دیا بلکہ مہاراجا ہری سنگھ کا جو ایک آرڈر تھا یہاں کے انٹرسٹس کے لیے اس کو ہم نے ہٹا دیا؟ شرم کیوں آتی ہے ان کو یہ کہنے میں؟ ایک چیز میں بتاؤں گا، دے آر ڈسٹارٹنگ ہسٹری. اور یہ اسے اب ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ جموں یہاں چھوڑ لیجئے، کشمیر تو پرایا ہے ان کی نظر میں. واٹ اباؤٹ جموں؟ وہاں کے بزنس کو کتنا انہوں نے آگے بڑھا دیا. ابھی آپ نے کہا لینڈ خریدنے کا ڈیولپمنٹ کے لیے، کتنے یہاں چھوٹی بڑی انڈسٹریز ہے جموں میں. یہاں بھی کچھ ہوٹل ہیں جو اس سے پہلے بھی لیز پر زمین الاٹ کی گئی، اور لیز پر زمین الاٹ کر کے یہاں ڈیولپمنٹ وٹ ایور لیٹل، یعنی وہ بیریئر نہیں تھا. مائی پوائنٹ از وہ بیریئر نہیں رہا. تو آج انہیں نظر آتا ہے، اس لیے وہ انٹرسٹ نہیں ہے ان کا کہ یہاں ڈیولپمنٹ کتنی ہو. سوال ہے کہ اپنا جو ایجنڈا ہے ہم ان کی نظر میں we are listed among others. They don't own us. That is our concern. یعنی ہمارا ماننا ہے، ادھیکار ہے کہ بھائی ہم سٹیزنز ہیں. ٹیک فار ایگزامپل 370 الگ. مجھے بتائیے ایک ہسٹورک اسٹیٹ اور جو ڈوگرا اسٹیٹ، دس اسٹیٹ ہیز ایمرجڈ آؤٹ آف، یہ یہاں کشمیر الگ تھا، ڈوگرا راج جس کو ہم یہ رولرس وغیرہ، تو انہوں نے لڑائیاں لڑی، لداخ کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور ایک اسٹیٹ بن گئی. اس اسٹیٹ کو انہوں نے ڈاؤن گریڈ کیا، اور وہ بھی کرفیو نافذ کر کے، وہ بھی انٹرنیٹ بند کر کے، ٹیلی فون لائنیں کاٹ کر. کبھی ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیے ایک ہسٹورک اسٹیٹ کو ڈاؤن گریڈ کر لیں. بلکہ یہ ڈیمانڈ رہی ہے یونین ٹیریٹریز کو کا درجہ بڑھایا جائے اسٹیٹس پر. یہ ان کے دور میں ہوا، تو کیا یہ انٹیگریشن کا حصہ ہے؟ آپ یہ بتائیے کیا یہ خود ابھی سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے، سپریم کورٹ نے الیکشن کے لیے ڈائریکشن دے دی. سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں یہ تذکرہ ہے، مینشن ہے کہ سالیسٹر جنرل نے ہمیں ایشور کیا آن بیہاف آف دی گورنمنٹ کہ یہاں اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہوگا. وہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرنے میں اسٹیٹ ہوڈ ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے کے چناؤ کا اعلان کیا، فردر امنڈمنٹ کی ری آرگنائزیشن ایکٹ میں، اور پاورز دیے پبلک آرڈر کے، ایل جی کو ٹرانسفر، پوسٹنگ آئی ایس آفیسرس، آئی پی ایس آفیسرس، وہ کیبنٹ سے، لیجسلیشن سے باہر. پولیس کا بجٹ، ابھی بجٹ پیش ہوا، جموں کشمیر کا بجٹ بھی، بیکاز دیر از نو لیجسلیچر. تو اس بجٹ میں بھی کیا کیا انہوں نے؟ پولیس کا بجٹ یونین بجٹ میں رکھا. یہ امپاورمنٹ ہے. اگر واقعی یہ چاہتے ہیں امپاورمنٹ، تو یہ ان کے باتوں میں جو ہے نا، یہ پروپیگنڈا میں بہت زیادہ ہے، جھوٹ بولنے میں بڑے ماہر ہیں، بڑے تیز ہیں، اور ملک کے عوام کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں. ہمارا ماننا ہے کہ جموں کشمیر کو اپنانے کی ضرورت ہے. اس سال ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ شاعر احمد ریشی صاحب لڑ رہے ہیں، جو ہم نے سنا ہے کہ جماعت سے بیک اپ ہے. اور لاسٹ جب جماعت نے الیکشن لڑا تھا 1987 میں، تب آپ ہار گئے تھے. تو اس سال پھر سے جماعت لڑ رہا ہے، اور ہمیں جیسے کہ پتہ ہے کہ ساؤتھ کشمیر اور کلگاؤں میں مسلم جو ڈفرینٹ سیپریٹ گروپ ہے، جماعت کا ایک انفلوئنس ہے. تو کیا اس سال یہ چیلنج بن رہا ہے آپ کے لیے؟ پہلے میں یہ بتاؤں گا، یہ ایک لمبی کہانی ہے اگر اس سوال پر ہم بحث کر لیں. جماعتی اسلامیہ نے 87 میں ہی نہیں، وہ مسلم یونائٹڈ فرنٹ تھا تب. نہیں، جماعت اسلامیہ was the major component as far as Kulgam is concerned. I agree with you. But essentially انہوں نے الیکشن لڑا ہے 72 جب میں جیل میں تھا، اور جب یہ جو آج کی نیشنل کانفرنس، اس وقت پلبیسٹ فرنٹ تھا، وہ بھی جیل میں تھے. اور کانگریس تھی، یہاں سید میر قاسم صاحب چیف منسٹر تھے. ان کو 5 سیٹیں ملی، اور انہوں نے اس وقت الیکشن لڑا کیونکہ سرکار کو ضرورت تھی کہ کوئی اور چہرہ بھی سامنے آ جائے، تاکہ جو انہوں نے پابندی لگا دی ہے محاذ کو، ہم جیسے لوگوں کو جیل میں رکھا، اس پر پردہ ڈالا جائے. دس از دیئر رول. پھر بتائیے 83 میں بھی چناؤ ہو گئے، اور 83 میں کیا ملا ان کو؟ 87 میں جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ چوریاں ہوئی،
लेकिन कुलगाम में इन्होंने जीता 87 कुलगाम में उस वक्त जीता। लेकिन तब से लेकर आज तक उसके बाद उन्होंने तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का एजेंडा, इलेक्शन गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ओथ लेना गुनाह है, ये आप देख लीजिए। और बाज़ाब्ता उनका आउटफिट बना आर्म्ड स्ट्रगल का, और दे वर इन कमांड ऑफ द मिलिटेंसी। अब अजीब है कि आज वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहते हैं, लेकिन उस कैंडिडेट की बात है, वो कहते हैं हम जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी इज़ बैंड, और सरकार उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देती है, और अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जमात इस्लामी नहीं है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? कंट्रडिक्शन है ना, कहीं तारे जुड़ती है, कभी पर्दे के पीछे, कभी खुलकर। और यही लोग आज समझते हैं कि ये इनका दोगलापन है, एक चेहरा नहीं दो चेहरे हैं, और सरकार की इनकी अनायत है, मेहरबानी से ही, आशीर्वाद से आज वो यहाँ CPM का मुकाबला करने के लिए हर सतह पर कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, लोग होते हैं, वो आप देख लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए, वो भी कर लीजिए, और आज भी कर लीजिए, कल भी कर लीजिए। हमें उम्मीद है क्या तब और अब में काफ़ी फ़र्क है, लोगों ने एक्सपीरियंस भी हासिल किया है, और हमें उम्मीद है क्या तजुर्बे की बुनियाद पर हमने क्या किया ड्यूरिंग आवर टेन्योर डेवलपमेंट, वो जानते हैं लोग। कमियाँ अपनी जगह, लेकिन ओवरऑल जो कुलगाम का चेहरा है वो मानते हैं कि बेहतर बन गया है, और मेरे ख्याल में वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी है उस लेवल पर। तो चैलेंज मैं नहीं मानता चैलेंज, लेकिन अगर उनको वहम हो चैलेंज है, वो उस वहम में रहे। हमें भरोसा है कि जो उससे हमारे सपोर्ट बेस में बढ़ोतरी ही आ गई, वो जो लोग दूर थे वो भी नज़दीक आने लगे, क्योंकि उनका दोगलापन नज़र आ रहा है। यस, आप पहली बार जीते थे 1996 में, उसके कुछ दिन बाद मेरा जन्म हुआ, आज मैं आपके सामने हूँ, आपकी इंटरव्यू ले रही हूँ। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम, इतने दिनों तक आप यहाँ पर थे, ये कुलगाम आपका दुर्ग हम कह सकते। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट पार्टी कुलगाम के बाहर जम्मू एंड कश्मीर में और कहीं क्यों नहीं कुछ कर पाया, बस यहीं पे? ऐसा नहीं है। अभी शोपियान में भी अभी हमारा मकसद था 2-3 जगहों पर लड़ना बिकॉज ऑफ अलायंस। अभी देवसर में भी शोपियान के 2 जो डिस्ट्रिक्ट है, और एक वक्त हमने वहाँ की एक कॉन्स्टिट्यूंसी को जीता भी, वी वर 2 इन द असेंबली। लेकिन उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस, यस, हमारा इन्फ्लुएंस बड़ा नहीं है, हम वो नहीं कहेंगे, बड़ा मीन्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारी प्रेजेंस है। इफ़ वी आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, बट वी आर नॉट इनसिग्निफिकेंट आल्सो, समहाउ वी आर प्रेजेंट। आपको क्या लगता है कि कुलगाम में तारिगामी साहब जीतते हैं कि CPIM जीतते हैं? कौन? You can't isolate me from, and both we are integrated whole, Tarigami and CPIM. Yes. अच्छा, इस बार जो आप लड़ रहे हो, इसमें मुद्दे क्या है कश्मीर के जो जिनके लिए आप? है एक रेस्टोरेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, restoration of democracy in Jammu and Kashmir, and livelihood issues like unemployment, like indiscriminate arrests and all that. We demand that should be put an end to, और लोगों को डेमोक्रेटिक सिविल लिबर्टीज़ के राइट्स मिलें, और ये जो स्टेटहुड दैट इज़ फंडामेंटल इन आवर कैंपेन, दैट इज़ की फॉर मूविंग फॉरवर्ड, वो भी जो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उसका मेंशन भी आया है। एंड फाइनली वी बिलीव दैट we don't need divisive politics of either variety, whether it is BJP or Jamaat Islami. I am fighting on both fronts. I think that Muslim fundamentalism or Hindu fundamentalism or any variety of religious fundamentalism is bad for democracy, bad for the future of our society, and that's what we are. That's our direction of our life, of our movement, of our thinking, and we are trying to
do that, do whatever little is possible, despite all odds. मेरे लास्ट 2 सवाल हैं. एक कि आप जीते थे लास्ट 2014 में. नाउ इट्स 2024. 10 साल का एक गैप है, तो ये क्या अफेक्ट करेगा कुछ किसी भी तरीके से? इफेक्ट कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ताल्लुक रहा है. वेदर इन द लेजिस्लेचर और आउटसाइड, आवर कंटैक्ट विद द पीपल वाज देयर. वही जो जहाँ तक CPIM का ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक है, लेजिस्लेचर तक ही हमने अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद नहीं रखी है. वी हैव बीन पार्ट ऑफ देयर कंसर्न्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट कि लेजिस्लेचर है या नहीं है. कुछ लोगों के लिए लेजिस्लेचर होता है, पार्लियामेंट होती है, जब तक होते हैं तब तक लोगों से मेल मिलाप, अपने इलाके से मेल मिलाप. हमारा वो नहीं है. हमारा कुछ कंसेप्ट जो है वो ये है कि to be part of the people and their concerns, their issues, or mass activities, mass contact, that is essential. Parliamentary democracy is of course important. We are working in defense of democracy, no doubt. We want that our country should thrive on those pillars of democracy, federalism, and rights of individual rights of the people. But nevertheless, apart from parliamentary activity, we believe that mass issues must be taken up by the masses themselves. People must act. They should not wait for. And that's how it is like that we have been connected with the people. Take for example 5th August, despite our limitations, we have been crying, whatever was possible on our part, we did that. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन. आप 2020 में कोलकाता गए थे, गणशक्ति का प्रतिष्ठा दिवस था, तो वहाँ पे आप ज्योति बसु ने 1983 में नॉन कांग्रेस जो इतने पार्टीज थे सबको मिला के फर्स्ट कॉन्क्लेव पार्टीज वाज हेल्ड, जिसमें ज्योति बसु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा, बहुत ही की रोल रहा हमारे पार्टी का, पर्टिकुलरली ज्योति बसु का. एंड द सब्जेक्ट वाज स्टेट सेंटर रिलेशनशिप. Or that is why Farooq Abdullah was later on punished. Defections were organized and all that. Yes. How do you see Jyoti Basu and as a leader or as a communist? What is your take on him? Great leader. I had the opportunity to work with him in the Central Committee since 82 when Prakash, Sitaram and others joined. He was having more capacity than many of us. So his device is a big loss for the moment. Only yesterday, Sitaram Yechury, again big loss. You see, the question is, it's not the question of who is bigger and who is small. The question is the capacities. Some leaders have more capacities than the rest. Jyoti Basu was at the top of it, as far as our community means Communist Party, yes. Okay, my last question. Is there any future of the Communist Party of India in Kulgam or in Kashmir after Tarigami Sahab? I don't know what happens. I can't predict, but certainly I'm trying hard so that there is some more capable Comrade Simaraj to carry forward this. I will try. I have been trying, but one does not know about the future, how it shapes itself.